हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप के बारे में। तो अगर मैं इस लेक्चर के कंटेंट की बात करूं तो हम इसमें बात करने वाले हैं सबसे पहले कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। देन हम देखेंगे कि 3 डिसीजंस जो इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजंस को हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू के बारे में। देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, तो पहले उसका कंटेंट कम होगा, फिर उसका दायरा कुछ बढ़ता है। उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट के तौर पे इवॉल्व हुआ है। तो जो पुरानी अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो मानती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक नैरो कंसेप्ट है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच मानती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। अब इन दोनों अप्रोचेस के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो इसमें हम ये मानते हैं कि फाइनेंस मैनेजर का काम है सिर्फ एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को एक्वायर करना, फंड्स को इकट्ठा करना। लाइक कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी को 5 लाख रुपए अरेंज करके देना, ये फाइनेंस मैनेजर का काम है। इसमें हम ये मानते हैं कि फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है वो फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है। फाइनेंस मैनेजर का काम है सिर्फ पैसा इकट्ठा करके देना। वहीं मॉडर्न अप्रोच में हम ये मानते हैं कि फाइनेंस मैनेजर का काम है एक्विजिशन एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी पैसे को कलेक्ट करके भी देना, इकट्ठा करके भी देना और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना कि उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो रहा है या नहीं, ये इंश्योर करना भी फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। देन अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो इसमें हम ये मानते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स को इकट्ठा करना फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी है। यानी अगर बिजनेस को लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए तो वो फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी है। अगर रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में नहीं आता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये मानती है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही फंड्स को एक्वायर करना, दोनों ही फंड्स को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, यानी चाहे रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए वो भी फाइनेंस मैनेजर का काम है, और कोई लंबे प्रोजेक्ट के लिए, आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो भी वो फाइनेंस मैनेजर का काम है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में रिक्वायर्ड होती है। लाइक फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी हमें कुछ स्पेशल इवेंट में। स्पेशल इवेंट कैसे? जैसे आपने कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, या कोई बहुत बड़ा प्लांट इस्टेब्लिश करना है, या कोई मर्जर होना है, यानी ऐसी जो बड़ी बड़ी स्पेशल इवेंट्स होती है उनके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है उसमें फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच मानती है कि स्पेशल इवेंट्स में तो फाइनेंस मैनेजर का रोल होता ही है। एट द सेम टाइम जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करना भी फाइनेंस मैनेजर का काम है। देन ट्रेडिशनल अप्रोच ये मानती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड अराइज होती है सिर्फ बिजनेस कॉरपोरेट्स में, बड़े बड़े बिजनेसेस में। बिजनेस का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रॉफिट कमाने वाली एंटिटीज़ हैं, जिनका मकसद है प्रॉफिट कमाना, उनके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड होती है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये मानती है कि सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो एक नैरो अप्रोच है, क्योंकि इसमें फाइनेंस मैनेजर के काम को बहुत ही लिमिटेड तौर पे दिखाया गया है। जैसे ये कहता है कि फाइनेंस मैनेजर सिर्फ एक्विजिशन ऑफ फंड से डील करेगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड से डील करेगा, सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में उसकी नीड होगी, और सिर्फ बिजनेस हाउसेस को उसकी नीड होती है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है वो एक ब्रॉड अप्रोच है, क्योंकि इसमें फाइनेंस मैनेजर का जो काम है उसका दायरा बहुत बढ़ाया गया है। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, यानी स्कोप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का दायरा क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है।
तो इस स्कोप को डिस्कस करने के दो तरीके हो सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो पुराने टाइम में हम ये मानते थे कि स्कोप जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो लिमिटेड है, लेकिन आज के टाइम में हम मानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप काफ़ी बढ़ चुका है, और कैसे बढ़ चुका है वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। देखो, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप देखना है। अब मैनेजमेंट का एक बेसिक काम क्या होता है? डिसीजन लेना। ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट जो है उसका मेन काम क्या होता है? डिसीजन लेना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ डिसीजन होते होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन तीनों डिसीजंस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये तीनों कलेक्टिवली कहलाते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें नाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखो, ये फाइनेंसिंग डिसीजन जो है ये एक पार्ट है, ये तीनों कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? फाइनेंशियल डिसीजन। और फाइनेंसिंग डिसीजन तो एक पार्ट है फाइनेंशियल डिसीजन का। तो 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन के अराउंड ही पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इन तीनों डिसीजन का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम यहाँ पे लेंगे। देखो, इनको हम डिटेल से एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये डिसीजन होते क्या हैं, आपको एक बेसिक ओवरव्यू चाहिए इनका। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? देखो, नाम से क्लियर हो रहा है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको पता है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति। ठीक है, अब 2 तरह की एसेट्स होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है करंट एसेट्स। ठीक है, तो जब आप फिक्स्ड एसेट में डिसीजन लेते हो कि कौन सी फिक्स्ड एसेट में कितने पैसे लगाए जाएं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। और जब आप करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो कि कैसे करंट एसेट्स को मैनेज करना है, तो वो डिसीजन हो जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करने का मतलब कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो 2 एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वाला हो गया कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया आपका करंट एसेट वाला डिसीजन। तो कैपिटल बस्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, यानी कौन सी फिक्स्ड एसेट में हम पैसा लगाएं। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? जो बिजनेस में लंबे टाइम तक के लिए यूज़ की जाएंगी, जैसे कि मशीनरी है आपकी, जैसे कि लैंड है, ये कई सालों तक यूज़ होने वाली चीज़ है। तो इन एसेट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो आता है कैपिटल बस्टिंग में। कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन सी एसेट हमें परचेज करनी चाहिए। जैसे मान लो आपको एक फोटोस्टेट मशीन परचेज करनी है, अब कई ब्रांड की फोटोस्टेट मशीन होगी ना, उनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ये आप डिसाइड कैसे करोगे? कैपिटल बस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये आपको देखना है कि इसमें रिलेटिव बेनिफिट्स का हम एनालिसिस करते हैं, रिस्क और अनसर्टेनिटी का एनालिसिस करते हैं। कैसे? देखो, कोई भी आपको मान लो मशीनरी का डिसीजन लेना है कि 3 मशीनें आपके पास अवेलेबल है, ए, बी और सी। इन तीनों में से कौन सी मशीन लेनी है अगर मैं आपसे पूछूं, तो पहली चीज़ तो आप इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही देखोगे ना, कि हर एक की कॉस्ट कितनी है और उसका बेनिफिट कितना है। तो ये तो हो गया रिलेटिव बेनिफिट देखना। ठीक है, तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट के कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों की कॉस्ट कितनी है और तीनों से फ़ायदा कितना होने वाला है। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी होती है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी कितनी है। देखो, अभी हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जनरल सेंस में आप ये समझो, कोई भी एसेट है उसका रिस्क तो आपको देखना पड़ेगा ना कि वो कितनी रिस्की है, यानी आने वाले टाइम में उस पर रिटर्न मिलना कितना श्योर है। अगर मान लो किसी एसेट के अंदर आप पैसा लगाते हो आज के टाइम में, तो फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी कितनी है। तो अगर किसी चीज़ में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रिटर्न सही मिलेगा तो उसका रिस्क कम है। लेकिन कई एसेट ऐसी होती है जिनमें आप पैसा लगा दोगे तो फ्यूचर में आपके पैसे के डूबने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा रिस्की एसेट है। ठीक है, तो रिस्क भी देखना पड़ेगा हमें। तो कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन लेते टाइम हम देखते हैं एक तो उनका कॉस्ट बेनिफिट कितना है, दूसरा हम देखते हैं उनमें रिस्क कितना है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, यानी करंट एसेट्स में, इसमें करंट लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं वैसे, कि कौन सी करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। देखो ये ट्रेड ऑफ वर्ड है ना, ये बार बार आएगा तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ऐसी चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना जिनको आप साइमल्टेनियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी की बात है। देखो पहले तो ये समझो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, उनको टाइमली पे कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब तो प्रॉफिट से हो ही गया। अब एक बात बताओ, अगर आप कैश बहुत ज़्यादा रखते हो अपने बिजनेस में तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी, क्योंकि आप जल्दी से अपने जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। बट क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है? नहीं, क्योंकि वो कैश आपके पास आइडल पड़ा है, खाली पड़ा है। अब उस कैश को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट मिलता ना, लेकिन अब वो कैश है आपके हाथ में तो वो तो कोई रिटर्न दे नहीं रहा है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है लेकिन लिक्विडिटी ज़्यादा है। इसका अपोजिट केस करते हैं कि आपने कैश अपने पास बहुत कम रखा है, तो उस केस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। कैश कम है इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो प्रॉफिट तो आपको मिल रहा है, वहाँ से रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपकी लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब होगी। क्यों ख़राब होगी लिक्विडिटी पोजीशन? क्योंकि आप अपनी पेमेंट टाइमली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कैश लिमिटेड है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ ट्रेड ऑफ की, कि इन दोनों चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहे, लिक्विडिटी भी अच्छी रहे, लेकिन एक साथ आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन दोनों को। देखो अगर कैश आपके पास ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, मतलब एक चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर लो या लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लो। अगर आप अच्छी लिक्विडिटी चाहते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हो तो लिक्विडिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है, इनके बीच में ट्रेड ऑफ, यानी हमारी दोनों ही चीज़ें जो हैं वो मतलब उनको हम एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रखें। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे हमारे बिजनेस में और लिक्विडिटी भी रहे। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक्स हम बाद में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन यानी पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से फाइनेंस करोगे। तो पैसा कहाँ से आएगा, इसमें हम डिसाइड करते हैं कंपनी का फाइनेंस मिक्स, या इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपकी जो बिजनेस में पैसा लगना है वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप लोन ले सकते हो, जैसे कि आप शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, जैसे कि आप अपने जो पुराने प्रॉफिट हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो, जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। तो आपके पास कई सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अब बात आती है कि इनमें से किस सोर्स का कितना यूज़ करना है, कितने रुपए का लोन लेना है, कितने का शेयर्स लेना है, कितने के डिबेंचर इशू करने हैं, कितने के प्रॉफिट आपको यूज़ करने हैं। तो ये जो सारी जितनी भी आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड हैं उनको किस प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको किस किस प्रोपोर्शन में आप यूज़ करोगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं। अब इसके अंदर भी एक ट्रेड ऑफ हमें देखना होता है, लेकिन इसमें ट्रेड ऑफ होता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। कैसे? देखो आपको मैं एक कॉमन सेंस की बात बताऊं तो जो डेट होता है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि आप जैसे पहले इंटरेस्ट देते हैं फिर टैक्स देते हैं। तो जितनी अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट दे दिया उस अमाउंट के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे हम टैक्स देते हैं, यानी जितना आप इंटरेस्ट दे दोगे उतना आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए डेट क्या होता है, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, लेकिन टैक्स देने के बाद हम डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड पे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, डिविडेंड पे हमें कोई टैक्स का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन डेट पे होता है, इसलिए डेट की कॉस्ट कम होती है।
तो कॉस्ट तो डेट की कम है, लेकिन डेट का रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको पता है कि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपके प्रॉफिट हुए हों चाहे ना हुए हो। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उनको लोन के ऊपर ब्याज तो देना पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट आए चाहे ना आए। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट पे अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाते हो तो वहाँ पे रिस्क रहता है कि आपका बिजनेस फिर बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रेड ऑफ हो गया रिस्क और रिटर्न का, कि मान लो आप डेट ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका रिटर्न तो बढ़ेगा लेकिन रिस्क कम होगा। रिटर्न कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है कि टैक्स आपको कम देना पड़ता है, तो आपका फाइनल जो शेयर होल्डर्स का रिटर्न है वो बढ़ जाता है। इस कंसेप्ट को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर डेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो रिटर्न बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि कम से कम रिस्क रहे हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न रहे। अब ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए आपको डेट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन डेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए वो हमें देखना होता है, कैसे इनके बीच में ट्रेड ऑफ इस्टेब्लिश किया जाए। देन इसमें हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिस पे आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो और जो आपका रिटर्न है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। देन हम बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में। तो डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? देखो, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, उस प्रॉफिट को आपको क्या करना होता है, सारा का सारा प्रॉफिट आपने सारे खर्चे दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बाद आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, वो कितना भी हो सकता है, वो फ्लक्चुएट करता है। तो अब आपको ये डिसीजन लेना है कि इस प्रॉफिट को क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या बिजनेस में वापस रिटेन कर लिया जाए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं आपके पास, क्या इस प्रॉफिट को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या उसे बिजनेस में रिटेन कर लिया जाए। अब ये डिसीजन आप किस बेसिस पे लोगे वो हमें देखना है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो डिसाइड करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशो जैसे मैंने कह दिया 70%। इसका मतलब क्या है कि जितना आपका प्रॉफिट हुआ है, अगर 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 70 रुपये आप डिविडेंड पे आउट कर दो, यानी 70 रुपये का डिविडेंड आप पे कर दो और 30 रुपये जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जाना चाहिए। अब ये जो है ये डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स की क्या प्रेफरेंस है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। देखो, अगर मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के पास, यानी बिजनेस के पास ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो बिजनेस अपने पास रखेगा। लेकिन अगर बिजनेस के पास ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सके, तो बिजनेस अपने पास रख के क्या करेगा, फिर वो उसे क्या कर देगा, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया जाए उसमें हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है, शेयर होल्डर्स क्या डिविडेंड चाहते हैं या वो चाहते हैं कि बिजनेस आगे ग्रो करे। और दूसरा हमें यह भी देखना होता है कि फर्म के पास क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऐसी जगह हैं जहाँ पे फर्म इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डिविडेंड देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविडेंड डिसीजन। तो 3 डिसीजन आज हमने बेसिकली डिस्कस किए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम ये देखते हैं कि किन किन एसेट्स के अंदर पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, फिर वो पैसा आएगा कहाँ से, वो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन हमने ले लिया, यानी यहाँ से पैसा आएगा, उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद कुछ प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट का हम देखते हैं कि डिविडेंड कितना हमें देना है उस प्रॉफिट में से और कितना पोर्शन हमें रिटेन करना है। तो जो हम डिविडेंड नहीं देते हैं वो हमारी बन जाती है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। एक बार क्विकली समराइज करें अगर, तो पहले हमने देखा ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू, जिसमें हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉडर्न व्यू जो है वो ज़्यादा ब्रॉड है
उसमें ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्योंकि एक तरह की मैनेजमेंट है तो इसमें भी डिसीज़न इन्वॉल्व होते हैं। 3 डिसीज़न बेसिकली होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। देन फाइनेंसिंग डिसीज़न, जिसमें हम देखते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से। एंड देन आता है आपका डिविडेंड डिसीज़न, यानी कि डिविडेंड कितना आपको देना है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।